हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। आज हम फिर से आए हैं एक नया वीडियो लेकर के। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने आपको मैथ चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या में सिद्ध करने वाले प्रश्नों को बताया और मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और आज के इस वीडियो में हम सिद्ध करने वाले प्रश्नों में ही कुछ अलग टाइप के प्रश्नों को देखेंगे कि सिद्ध करने वाला प्रश्न अलग तरीके से कैसे दे सकता है। तो चलिए देखिए हमने देखिए यहाँ पर √2 अगर सिद्ध करने के लिए दे दे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए। तो ऐसे प्रश्नों को हम कर लिए हैं √2, √3, √5, √7 इस टाइप के प्रश्नों को सिद्ध करना हमने सीख लिया है। और अगर यही चीज़ इस रूप में दे देता कि 1/√2, 1/√3, 1/√7 या इस टाइप का दे देता, तब भी हम उसको सिद्ध कर लेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करना है आपको बहुत अच्छे तरीके से हमने बताने का प्रयास किया पिछले पार्ट में। यदि आप पिछला पार्ट नहीं देखें तो पिछले पार्ट को ज़रूर देखें। और आज के इस वीडियो में हम आगे चलेंगे और आगे हमको यह देखना है कि अगर यहाँ पर कोई नंबर दे दे, जैसे 2√2 सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है, 5√3 या इस टाइप से कोई नंबर यह अपरिमेय संख्या इसमें किसी भी संख्या से गुणा कर दे, तब हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। या तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको पिछले पार्ट में ही बताया था कि यहाँ पर अगर 1 रहेगा तो इसका तरीका क्या होगा, पिछले पार्ट में मैं बता चुका हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए 1 के बजाय यहाँ पर अगर दे दे 5/√2 या तो फिर 7/√3 या इस टाइप से, यानी ऊपर कोई संख्या दे दे इस तरीके से, ठीक है। अगर कोई संख्या दे दे तब हम इसको कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। अब इस तरीके का प्रश्न पूछेगा। या तो फिर हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि √3 + 1 या तो फिर 1 + √5, 3 - √5 सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है या फिर यह अपरिमेय संख्या है, या इस टाइप से कुछ भी दे सकता है। वह सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि इन सब प्रश्नों को कैसे हम सिद्ध कर पाएँ, बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी तरीके से कैसे इसको प्रूफ करें। तो इन्हीं सब प्रश्नों के सॉल्यूशंस को जानेंगे आज। और मेरा पढ़ाया गया अगर आपको समझ में आता है, सच में अगर समझ में आता है और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के यहाँ ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक जो स्टूडेंट्स हैं इसका लाभ उठा सकें। और देखिए, जितने अधिक से अधिक स्टूडेंट रहेंगे मेरा भी पढ़ाने में मन लगेगा और अच्छे तरीके से बताने का मैं प्रयास करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रश्न लिख देता हूँ। आप लोगों ने प्रश्न देख लिया। यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान से समझिए। इसको सिद्ध करने से पहले कुछ बातों को आपको याद रखना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर दे दे कि परिमेय, देखिए परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या में आप किसी परिमेय को जोड़ते हैं, ठीक है, तो यह जोड़ने पर परिमेय संख्या आएगा, ठीक है। परिमेय संख्या में अगर किसी परिमेय को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। उसी तरीके से परिमेय संख्या, ये परिमेय है, ठीक है। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को यहाँ पर घटाना है, ठीक है। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाते हैं तो घटाने पर भी जो आएगा वह परिमेय संख्या आएगा, ठीक है। परिमेय संख्या ही आएगा। अब उसी तरीके से अगर परिमेय संख्या को गुणा करते हैं परिमेय संख्या से, तो गुणा करने पर जो आएगा वह भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब उसी तरीके से परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे तो भी एक परिमेय संख्या ही आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाग देते समय ये जो नीचे वाला पार्ट है यह 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि 0 भी एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन भाग देते समय नीचे, यानी जो हर वाला पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट वह 0 नहीं होना चाहिए, सही है। अब उसी तरीके से अगर आप किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे तो यह हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे तो अपरिमेय, और उसी तरीके से अगर अपरिमेय संख्या को
किसी परिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, अब अगर किसी अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या में गुणा कर लीजिए, परिमेय संख्या में गुणा करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर कोई अपरिमेय संख्या है और इसमें परिमेय संख्या से भाग दे रहे हैं जबकि नीचे जीरो ना हो, ठीक है, जबकि नीचे जीरो ना हो, तब ये क्या होगा, यह आएगा आपका अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब मैं आगे बताता हूँ कि इसको सिद्ध कैसे करेंगे। चलिए अब देखिए, जैसे हमको जब दे रहा था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो जैसे सिद्ध कर रहे थे स्टार्ट उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया है आपसे कि सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे कि माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करेंगे, लिखना पड़ेगा आपको पेपर में। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आप कि माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है ये, एक परिमेय संख्या है। माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर अपरिमेय सिद्ध करना है तो आप उसके विपरीत मानेंगे आप। ठीक है, क्या मानेंगे, अपरिमेय सिद्ध करना है तो आप परिमेय मानेंगे। ठीक है, माना 2√3 एक परिमेय संख्या है तथा, अब देखिए 2√3 इधर देख लीजिए ताकि जगह बचा रहे लिखने के लिए। 2√3 एक परिमेय संख्या आपने माना है तो यह होना चाहिए P/Q के रूप का होना चाहिए। ठीक है, तो हम यह भी मान लेते हैं साथ साथ कि 2√3 एक परिमेय संख्या है तथा यह P/Q के बराबर है, जहाँ यहाँ पर आपको लिखना होगा कि जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। आप चाहें तो सहभाज्य भी लिख दीजिए, सहभाज्य कोई ज़रूरी नहीं है इसमें लिखना। ठीक है, बस आपको इतना लिखना होगा कि P और Q क्या है, P और Q एक पूर्णांक संख्या है। अगर आप चाहें तो आगे लिख सकते हैं कि तथा P और Q सहभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया होता तब तो मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, आपको पूरा लिखना होता कि तथा P और Q सहभाज्य है और आपको दिखाना पड़ता कि P और Q सहभाज्य नहीं है। लास्ट में ले जा करके दिखाए थे, पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर कोई नंबर दिया हुआ है तो केवल इतना से काम चल जाएगा कि जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है। अब क्या करेंगे, अब आपको √3 को अलग कर देना है, इस 2 को इधर भेज देना है। ठीक है, क्या करना है आपको, जो भी अंडर के अंदर संख्या दिया हुआ है उसको अलग कर दीजिए और संख्या को इधर भेज दीजिए। तो 2 को जब आप उधर भेजेंगे तो देखिए बचेगा क्या, √3, यहाँ पर देखिए √3 बराबर P/2Q हो जाएगा। यहाँ पर 2 का गुणा है तो इधर जाएगा कि नीचे, इधर जाके नीचे में भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये √3 बराबर P/2Q हो गया। अब यहाँ से देखिए कि P/2Q, यहाँ पर देखिए P और Q एक पूर्णांक संख्या है, यहाँ पर हमने माना है, और 2 भी यहाँ पर पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जब किसी पूर्णांक का पूर्णांक में गुणा करेंगे तो वह पूर्णांक संख्या आएगा। इसका मतलब कि 2Q पूरा पूर्णांक संख्या हुआ और P भी एक पूर्णांक संख्या हुआ। तो पूर्णांक में जब पूर्णांक का भाग देते हैं, कहने का मतलब ये कि पूर्णांक और पूर्णांक ऊपर नीचे दोनों हो। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक होना चाहिए, जैसे 3 हो गया, -3, 4 कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर ये ले लीजिए 5, नीचे शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिखाना होगा कि Q ≠ 0। ठीक है, इतना दिखाना होगा। तो बताइए कि यह एक परिमेय संख्या होगा, सही है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना होगा कि P और Q तथा 2 पूर्णांक संख्या है। अगर ये तीनों पूर्णांक संख्या है तो P/2Q एक परिमेय संख्या होगा। क्लियर है, P/2Q क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि यहाँ PQ तथा 2 एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अब बताइए अगर PQ और 2 एक पूर्णांक संख्या है तो P/2Q एक
परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर है को इधर लगाइए, यहाँ पर इसलिए लिख लीजिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बताइए यहाँ पर P2 और Q एक पूर्णांक संख्या है। अगर यह पूर्णांक संख्या है तो P/2Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए P/2Q एक परिमेय संख्या है। अब बताइए कि P/2Q √3 के बराबर है ना। अगर यह परिमेय संख्या है तो इस हिसाब से यह इसके बराबर है, तो यह भी परिमेय संख्या होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पर P/2Q एक परिमेय संख्या है और √3 इसके बराबर है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि √3 भी एक परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब बताइए कि जब P/2Q एक परिमेय संख्या है और इसी के बराबर है √3, जब ये परिमेय तो ये भी परिमेय होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि P/2Q एक परिमेय संख्या है, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगा या होना चाहिए, आप लिख सकते हैं होगा या होना चाहिए। ठीक है, √3 भी एक परिमेय संख्या होगा। अब बताइए कि √3 एक परिमेय संख्या है यहाँ पर। ठीक है, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगा या होना चाहिए या है, आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताइए कि जब यहाँ पर आपको क्या मिलने लगा कि √3 एक परिमेय संख्या है। कैसे? ये परिमेय है इसलिए यह परिमेय है, लेकिन सच्चाई में आप सभी को पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सही है, जबकि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि √3 एक परिमेय संख्या है, जबकि आप सभी को पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? √3 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब बताइए यहाँ पर बोला जा रहा है कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब कि यहाँ पर इस बात को मना किया जा रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर किस बात को मना किया जा रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को मना किया जा रहा है। क्यों मना किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि √3 एक परिमेय संख्या है या होगा। ठीक है, तो लिखेंगे आप कि यहाँ पर इस बात को मना किया जा रहा है, मतलब विरोध किया जा रहा है या विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस बात का विरोधाभास हो रहा है, इस बात का विरोधाभास इस बात का विरोधाभास हो रहा है कि किस बात का विरोधाभास हो रहा है, यानी किस बात को मना किया जा रहा है? इस बात को मना किया जा रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर परिमेय संख्या उसको बताया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को मना किया जा रहा है, नकारा जा रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे कि यहाँ पर इस बात का विरोधाभास हो रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को मना किया जा रहा है। ठीक है, अब ये बताना है आपको कि बताइए कि यहाँ पर √3 एक अपरिमेय संख्या है, इस बात का विरोध किया जा रहा है, तो इस बात का विरोध क्यों किया जा रहा है ये बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को मना इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप जो यहाँ पर माने हैं यह गलत माने हैं। ठीक है, क्या माने हैं आप? यही कि 2√3 एक परिमेय संख्या है, ऐसा आपने माना है, इसका मतलब कि आपने गलत माना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आगे लिखना पड़ेगा कि यह ऐसा क्यों हो रहा है, तो लिखेंगे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो माना है वह गलत है, या तो फिर लिखेंगे कि ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऐसा हमारी गलत कल्पना ऐसा हमारी गलत कल्पना या ऐसा हमारी गलत मानने के कारण हो रहा है। ठीक है, ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हो रहा है, गलत कल्पना के कारण हो रहा है कि क्या गलत कल्पना किया है हमने कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हो रहा है कि 2√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या
है। ठीक है, ऐसा हमने गलत मान लिया था, इसलिए यहाँ पर हमको √3 एक अपरिमेय संख्या है, इस बात का विरोध हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हो रहा है कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बताइए कि हमने गलत मान लिया, तो आगे आप बताएंगे कि अतः हमें कह सकते हैं कि 2√3, तो हम गलत माने हैं कि यह परिमेय है, तो लिखेंगे अतः हमें यह कह सकते हैं कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिखेंगे कि अतः हम यह कह सकते हैं या हम यह निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस हो गया प्रूफ। इतना काम करना पड़ेगा आपको, समझ में आया। देखिए पिछला जो अगर केवल √3 देता तब यह प्रश्न बढ़ जाता, मतलब बड़ा हो जाता। अब देखिए 2√3 है, बस इतना ही काम करना है आपको कि 2√3 अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे उसको। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 2√3 की जगह कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए कि अब यहाँ पर हमको दे रहा है 2√3 की जगह मान लीजिए हमको दे दिया कि 6√7, मान लीजिए ये दे दिया कि सिद्ध कीजिए कि 6√7 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? यहाँ पर कुछ भी इस तरीके का अगर आपको दे रहा है तो आप क्या करेंगे, आप सेम यही पैटर्न होगा इसका। आप मान लेंगे कि माना 6√7 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी आप परिमेय संख्या मानेंगे, इसके विपरीत मानना पड़ता है आपको। ठीक है, तो 6√7 एक परिमेय संख्या ऐसा मानेंगे आप। तो यहाँ पर लिख देंगे कि माना 6√7 एक परिमेय संख्या है, तथा अगर 6√7 परिमेय संख्या है तथा यह p/q के बराबर 6√7 p/q के बराबर है, जहाँ p तथा q एक पूर्णांक है। ठीक है, p तथा q एक पूर्णांक है तथा q ≠ 0, यहाँ पर आपको लिखना होगा तथा q ≠ 0, मतलब नीचे q की जगह 0 नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए, अब हमने क्या बताया कि अंडर रूट वाले पार्ट को अलग करेंगे और जिसके पास अंडर रूट नहीं है उसको अलग करेंगे। ठीक है, तो √7 को अलग करेंगे तो 6 को इधर भेजना पड़ेगा, तो 6 इधर जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा √7, यहाँ पर p/6q आ जाएगा। सही है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि p भी एक पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ PQ तथा 6 एक पूर्णांक संख्या है। अब बताइए PQ तथा 6 एक पूर्णांक संख्या है तो p/6q एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए p/6q एक परिमेय संख्या है। क्लियर है इतना? अब बताइए कि p/6q एक परिमेय संख्या है तो इसी के बराबर ये है, तो हम यह कह सकते हैं कि p/6q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √7 भी एक परिमेय संख्या होगा या होना चाहिए या है, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है, ये जो कहना चाह रहा है यह इसके बराबर है, तो बताइए जब यह इसके बराबर है तो यह भी इसी के जैसा होना चाहिए। क्लियर है इतना? अगर यह परिमेय संख्या है तो यह भी परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि इसलिए p/6q एक परिमेय संख्या है, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या, सॉरी √7 है ना, ये 7 है तो यहाँ पर √7 लिखेंगे। ठीक है ना, अतः √7 भी एक परिमेय संख्या होगा। क्लियर है? अब बताइए √7 भी एक परिमेय संख्या है यहाँ पर, जबकि √7 वास्तव में है क्या? √7 तो वास्तव में अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? यहाँ पर जबकि आ क्या रहा है, हमने जो माना था उस तरीके से आ रहा है कि √7 एक परिमेय संख्या होगा या होना चाहिए। ठीक है, अब बताइए कि √7 एक परिमेय संख्या होगा, तो यहाँ पर इस बात को मना किया जा रहा है, इस बात को नकारा जा रहा है, इस बात का विरोध किया जा रहा है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर बोल रहा है कि √7 भी एक परिमेय संख्या होगा, √7 एक परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वह अपरिमेय नहीं है, इस बात को मना किया जा रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे कि यहाँ पर इस बात का विरोध किया जा रहा है, यानी विरोधाभास हो रहा है कि क्या √7
अंडर रूट 7 को क्या मना किया जा रहा है कि यह अपरिमेय है, तो लिखेंगे यहाँ पर इस बात का विरोधाभास हो रहा है कि अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, इस बात का मना किया जा रहा है। ठीक है, अब बताइए कि अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, इसे मना क्यों किया जा रहा है, कारण लिखना होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पर जो माने हैं वह गलत माने हैं। ठीक है, क्या गलत माने हैं, तो लिखेंगे ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हो रहा है, ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हो रहा है कि 6 अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 अंडर रूट का 7। ठीक है, हमने गलत मान करके चला है कि 6 अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय न मानते तो यहाँ पर अंडर रूट 7 का अपरिमेय संख्या होने का विरोध नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ पर गलत माने हैं तो लिख देंगे कि ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हो रहा है कि 6 अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा गलत कल्पना हम गलत मान लिए हैं कि 6 अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर 6 अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है, हमने गलत माना है, तो हमें क्या कह सकते हैं, हमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमें निष्कर्ष निकालते हैं या निकाल सकते हैं, आप बोलेंगे यहाँ पर कि 6 अंडर रूट 7 यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, बस प्रूफ हो गया, ये इतना काम करना होगा आपको। क्लियर है ना, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे चला जाए। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी देगा तो आपका फॉर्मेट सेम इसी तरीके से होना चाहिए। क्लियर है एकदम। चलिए अब मान लीजिए यहाँ पर अगर दे देता है इस टाइप का क्वेश्चन कि यहीं पर 6 अंडर रूट 7 ना दे करके अगर मान लीजिए आपको दे देता कि 6 बटा अंडर रूट 7 दे दिया। सही है, इस बार प्रश्न चेंज हो गया, यहाँ पर करेंगे सिद्ध कीजिए कि 6 बटा में अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, तो अब क्या करते हैं यहाँ पर देखिए आपको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो आप तुरंत मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना 6 बटा अंडर रूट 7 यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, माना 6 बटा में अंडर रूट 7, सही है, माना 6 बटा अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है। आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो आप उसका विपरीत मानेंगे, यानी कि उल्टा मानेंगे। क्या कि माना 6 बटा में अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है। क्लियर है, अब मान लिया आपने। तथा अगर 6 बटा अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है तो तथा यह पी बटा क्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे 6 बटा में अंडर रूट 7 बराबर पी बटा क्यू। अब यहाँ पर यह भी लिखना पड़ेगा कि जहाँ पी तथा क्यू एक पूर्णांक संख्या है। सही है, पी तथा क्यू एक पूर्णांक संख्या है तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। सही है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 6 बटा अंडर रूट 7 है, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था, क्या बताया कि यहाँ पर भी वही काम करेंगे, अंडर रूट वाले पार्ट को अलग करेंगे और जिसके पास अंडर रूट नहीं है उसको अलग करेंगे। तो इसको अलग करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अंडर रूट 7 का गुणा इधर कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका अंडर रूट 7p बराबर 6 का गुणा क्यू में 6q। सही है, अब अंडर रूट 7 को अलग कर दीजिए यहाँ से, तो अलग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, अंडर रूट 7 बराबर 6q, अब इधर p का गुणा इधर जाके भाग हो जाएगा, 6q बटा में p आ जाएगा। सही है, तो यहाँ पर आपको मिला अंडर रूट 7 बराबर 6q बटा में p। अब यहाँ पर देखिए 6q और p एक पूर्णांक संख्या है, अगर यह एक पूर्णांक है तो 6q बटा में p एक परिमेय संख्या होगा। सही है, इतना काम करना है आपको। ऐसा कब, जबकि इसके साथ संख्या अंडर रूट के साथ संख्या गुणा में दे या फिर भाग में दे तो आपको यही काम करना पड़ेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आप लिखेंगे कि यहाँ 6q तथा p एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, 6q और p एक पूर्णांक संख्या है। अगर ये पूर्णांक संख्या है तो 6q बटा में p, 6q बटा में p एक परिमेय संख्या होगा। सही है, ये पूरा नंबर क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या है, अगर यह एक परिमेय संख्या है तो बताइए इसी के बराबर अंडर रूट 7 है, यह परिमेय संख्या है तो यह भी परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप आगे लिखेंगे कि 6q बटा में p एक परिमेय संख्या है, अतः अंडर रूट 7 भी एक परिमेय संख्या होगा। क्लियर है, अब बताइए कि अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या होना चाहिए या होगा। इसके अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने मान करके किया, यहाँ पर मिल रहा है कि अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या होगा। सही है,
जबकि सच में होता क्या है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि यहाँ पर बताइए बोला जा रहा है कि √7 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इस बात को नकारा जा रहा है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। इस बात को मना किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि √7 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को मना किया जा रहा है, नकारा जा रहा है, उसका विरोध किया जा रहा है कि वह एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लिखेंगे कि यहाँ पर इस बात का विरोधाभास हो रहा है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। इस बात को मना किया जा रहा है जैसा कि हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब आगे लिखना पड़ेगा कि अगर √7 एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को मना किया जा रहा है, तो क्यों मना किया जा रहा है। तो आप लिखेंगे ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हो रहा है। ठीक है, ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हो रहा है। क्या गलत कल्पना किए हैं? यही गलत कल्पना किए हैं कि 6 में √7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिखेंगे ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हो रहा है कि 6 में √7 एक परिमेय संख्या है। हमने गलत मान करके चला है क्या कि 6/√7 एक परिमेय संख्या है, ये गलत माना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, या तो आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि ऐसा हमारे गलत मानने के कारण हुआ है कि 6/√7 एक परिमेय संख्या है। ऐसा हम गलत मान लिए हैं कि 6/√7 एक परिमेय संख्या है। अगर 6/√7 एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत माना है, तो हम यह कह सकते हैं कि 6/√7 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे आप कि अतः हम यह कह सकते हैं या अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 6/√7 एक अपरिमेय संख्या है। सही है, बस इतना कर दिया आप, हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर है? बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? बढ़िया से समझ में आ रहा है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब बताइए कि यहाँ पर 6/√7 के जगह पर कोई सा भी नंबर देगा आप कर लेंगे। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? 6/√7 के जगह दे दे आपको 2/√7 दे दे, 8/√7 दे दे, 5/√3 दे दे, 5/√5 दे दे। 5/√5 को तो आप ऐसे हल कर लेंगे, √5 से काट करके √5 वाला केस बन जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए इस तरीके का प्रश्न देगा 2/√3 दे दे या फिर 3/√2 दे दे, उसको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो आपका सेम फॉर्मेट होगा, इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर मैं एक ऐसा तो बता दिया, तो आप कोई यह काम घर पे प्रैक्टिस करना होगा कि यहाँ पर अलग अलग नंबर लीजिए, आप उसको चेक करिए कि क्या आप इतना इस तरीके से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए चैप्टर नंबर 1 का ये जो प्रश्न यहाँ पर बताया जा रहा है, यही सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। क्लियर है? चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अब यह प्लस या माइनस में दिया होगा तब कैसे करेंगे उसको प्रूफ। सही है, चलिए इसको मिटा दें। चलिए अब देखिए यहाँ पर 6 यहाँ पर जो इस टाइप का दिया है, मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया आपको, यहाँ पर दे दिया कि 5 - √3, इस तरीके से दे दिया। सही है, अब देखिए अब आपको यहाँ पर करा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको इस टाइप सब देगा, 5 - √3 दे दे, 2 - √3 दे दे, 5 + √3 दे दे, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी दे सकता है। सही है, तो आपको सेम पैटर्न लेके चलना होगा। क्या कि यहाँ पर जो अपरिमेय दिया है तो आप मान लेंगे कि वह परिमेय संख्या है। सही है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे कि माना 5 - √3। ठीक है, देखिए 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। सही है, मान लिया आपने कि माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे अपरिमेय दिया है तो आप मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। सही है, अब 5 - √3, तो यहाँ पे बताइए 5 - √3 एक परिमेय संख्या है तथा 5 - √3 p/q के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप कि 5 - √3 बराबर होगा p/q के। ठीक है, आपने मान लिया इतना बराबर। अब सेम यही चीज़ लिखना होगा कि जहाँ p तथा q एक पूर्णांक संख्या है, p तथा q एक पूर्णांक संख्या है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे तथा q ≠ 0। अब क्या करना है,
अब आपको करना है अंडर रूट वाले पार्ट को अलग कर दीजिए और जिसके पास अंडर रूट नहीं है उसको अलग रहने दीजिए। तो यहाँ पर देखिए अब अंडर रूट 3 को इधर भेज दीजिए तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 बराबर p/q प्लस अंडर रूट का 3। अब अंडर रूट 3 को अलग करना है तो p/q को इधर ला दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस p/q, 5 माइनस p/q बराबर इधर क्या बचेगा अंडर रूट का 3, सही है, अंडर रूट का 3। अब यहाँ पर देखिए क्या कहेंगे आप लोग। अब आपको यहाँ पर देखिए इधर वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको देखिए। तो ये 5 एक परिमेय संख्या है, p/q भी एक परिमेय संख्या है, या सीधी सीधी ये कह सकते हैं कि 5 एक पूर्णांक है, p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है। अगर ये तीनों पूर्णांक है तो एक परिमेय संख्या होगा। अब बताइए यहाँ पर 5 भी परिमेय संख्या है, p/q भी परिमेय संख्या है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब परिमेय संख्या को परिमेय में जोड़ेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या आता है, या फिर परिमेय को परिमेय में से घटाएंगे तब पर भी परिमेय संख्या आएगा, सही है। तो इसका मतलब ये है कि 5 माइनस p/q एक परिमेय संख्या हुआ, सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ 5 p तथा q, 5 कामा p तथा q एक पूर्णांक संख्या है। अगर पूर्णांक संख्या है तो 5 माइनस p/q, 5 माइनस p/q एक परिमेय संख्या है, सही है। परिमेय संख्या है या होगा लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो 5 माइनस p/q एक परिमेय संख्या है। अब बताइए कि जब 5 माइनस p/q एक परिमेय संख्या है, यानी इधर वाला परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, सही है, क्योंकि इधर का इसी के बराबर है और यह परिमेय, तो यह भी परिमेय होना चाहिए, है ना। ये नियम तो यही कह रहा है यहाँ पर। तो आपको इतना लिखना पड़ेगा क्या कि 5 माइनस p/q एक परिमेय संख्या है, अतः अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप कि अतः अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगा, सही है ना, एक परिमेय संख्या होगा। अब बताइए इसको देखना है अब आपको कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, सही है, लेकिन सच्चाई क्या है कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या तो होता नहीं है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होता है, जबकि यहाँ पर अंडर रूट 3 को परिमेय संख्या बोला जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इस बात को मना किया जा रहा है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस बात को नकारा जा रहा है यहाँ पर कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लिखेंगे कि यहाँ पर इस बात का विरोध हो रहा है, या यहाँ पर इस बात का विरोधाभास हो रहा है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस बात का विरोध किया जा रहा है यहाँ पर, सही है। अब बताइए कि यहाँ पर अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इस बात का विरोध किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए क्या किया जा रहा है क्योंकि हम यहाँ पर गलत मान लिए हैं, ठीक है। क्या गलत मान लिए हैं? यही कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, यह गलत माने हैं, सही है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि ऐसा हमारे गलत मानने के कारण हुआ है, या ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमने गलत माना है, सही है। तो लिखेंगे ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हो रहा है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। हमने इसी को माना है 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो यह जो भी हम माने हैं कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, यह गलत माने हैं। तो वह चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हो रहा है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, सही है। अब आगे बताइए कि जब यह एक परिमेय संख्या है, हम गलत मान चुके हैं, तो हम यह कह सकते हैं, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगा, सही है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा 5 माइनस अंडर रूट का 3, 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। समझ में आप लोगों को क्लियर है? तो बताइए यहाँ पर जब अपरिमेय संख्या के साथ कुछ जोड़ के दे, कुछ घटा के दे, या उसके साथ कोई नंबर गुणा करके दे, या कोई नंबर भाग करके दे, ठीक है, तब उसको करना बेहद आसान हो जाता है, बहुत सरल तरीके से, और जल्दी से इसको कर लेते हैं। लेकिन अगर यही अकेला दिया होता, केवल अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो थोड़ा सा उसका लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? समझ में? अब उसी तरीके से यहाँ पर प्लस में दे, माइनस में दे, कुछ भी दे, सेम पैटर्न आपको जो यहाँ पर बताया गया जैसे इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस में देता तब पर भी हम क्या करते, अंडर रूट 3 वाले पार्ट को अलग करते,
ठीक है। √3 वाले पार्ट को क्या करते हैं, अलग करते हैं, और जिसके पास √ नहीं है उसको अलग कर दे। फिर जो पैटर्न है यहाँ पर बताया गया है इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आप लोगों को? चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब बताइए आप लोगों को ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत? तो मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों को जो बताया गया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने पिछला पार्ट भी ज़रूर देखा होगा। यदि आपको मेरा पढ़ाया गया समझ में आता है, और सच में अगर आपको समझ में आता है, तो अपने दोस्तों के यहाँ ज़रूर शेयर करें, उनको भी इस चैनल के माध्यम से जोड़ें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ और इसका लाभ उठा सकें। देखिए, जब अधिक से अधिक संख्या में रहेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मतलब मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छे से, इसलिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हम सही पढ़ा रहे हैं तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। और हमारे तरफ से ये जो चैप्टर नंबर 1 है आज पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है, क्योंकि NCERT का मेरे पास यहाँ पर जो बुक है, इस बुक में पूरा यहीं तक दिया हुआ था, अब पूरा समाप्त हो चुका है। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बचा हुआ है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम जो है आगे के पार्ट में लेकर के ज़रूर आएंगे और अच्छे तरीके से उसको भी पूरा क्लियर कराएंगे। अब इसके बाद आपका जो है 2nd चैप्टर है, उस चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा। या तो फिर आप अपने सुझाव को अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। तो चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।